स्वागत है दोस्तों एक और वीडियो में। इसमें हम जो है इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पॉलिटी को पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तभी ये वीडियो आपके काम में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कहीं से पॉलिटी के कोई टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक के विषय में कुछ बातें चर्चा करेंगे। तो आइए इस क्रम में शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आया और व्यापार करने के बाद जब उन्होंने भारत के राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और 1757 ईस्वी में जो प्लासी की लड़ाई हुआ, फिर 1764 ईस्वी में जो बक्सर की लड़ाई हुआ, इन लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपने अधीन करना शुरू किया और धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों को अपने अधीन कर लिया। फिर ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट थे, संसद थे, उसको एक बात समझ में आ चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार का एकाधिकार मिला हुआ है, इस एकाधिकार को अब ईस्ट इंडिया कंपनी तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अब न केवल एक व्यापारिक कंपनी रह गया है, बल्कि एक ऐसे संस्था बन चुके हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं जो अपने देश से बाहर जाकर के किसी देश पर शासन करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने सबसे पहला जो चीज किया था वो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसके बाद लगातार 10 वर्ष और उसके बाद 20 वर्ष के समय अवधि पर ब्रिटेन के पार्लियामेंट एक्ट लेकर के आता था और ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने का प्रयास किया। इसी क्रम में एक एक्ट आया था 1813 ईस्वी में, और इस एक्ट के तहत सबसे पहला जो चीज किया था कि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस तरह से बनाया गया था कि ब्रिटेन में केवल और केवल एक कंपनी था जो भारत के साथ व्यापार कर सकता था, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को भारत के साथ व्यापार करना है, ये अधिकार किसी और कंपनी को नहीं प्राप्त था। तो अगर कोई व्यक्ति भारत के साथ व्यापार करने में इंटरेस्ट है तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना पूंजी निवेश करना होता था और उसको उसके पूंजी के अनुसार उनका शेयर प्राप्त हो जाता था, जितना मुनाफा होता था। तो 1813 ईस्वी में उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपने अधीन कर लिया, तो ब्रिटेन के अंदर जो दूसरे व्यक्ति थे या दूसरे व्यापारिक कंपनी थे, वो ब्रिटेन की संसद से ये मांग करना शुरू कर दिया कि अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा संस्था बन चुका है जो भारत को अपने अधीन करके वहां पे शासन करता है। इस वजह से बाकी जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है, खास करके जो ब्रिटेन की व्यापारिक कंपनी है, उनको ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वो भारत के साथ जाकर के व्यापार कर सके। 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहला जो चीज किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल और केवल 2 अधिकार इसके पास था। एक तो भारत के साथ ये चाय के व्यापार कर सकते थे एवं चाइना के साथ, चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी व्यापारिक अधिकार EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत पे नहीं रह गया। चार्टर एक्ट 1813 में पहला चीज ब्रिटेन की संसद ने ये किया। दूसरा चीज इन्होंने ये किया कि बाकी सभी व्यापारी को ब्रिटेन के अन्य
व्यापारी को भारत के साथ छूट प्रदान कर दिया गया। ब्रिटेन का जो अन्य व्यापारी है, अगर वो चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार करें तो ये छूट उनको मिल गया चार्टर एक्ट 1813 के तहत। इसके साथ साथ एक काम जो सबसे महत्वपूर्ण है और आगे चल करके जो भारत में जनजातीय विद्रोह और कई सारे फसाद का, कई सारे झगड़ा का कारण बना, वो ये था कि ईसाई मिशनरी को भारत में आकर के धर्म का प्रचार करने का आजादी दे दिया गया। तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट में कई सारी चीजें किया गया जिनमें से कि ये कुछ महत्वपूर्ण था। और कई बार क्वेश्चन इस पे पूछता है कि वो कौन सा एक्ट था जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके ब्रिटेन के बाकी व्यक्तियों को या व्यापारिक संगठनों को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार ब्रिटेन की संसद दे दिया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में आसानी से आंसर टिक कर सकते हैं। अब हम एक और टॉपिक को समझते हैं। चूंकि हम शुरू में ही बता दिए कि हम कोई भी टॉपिक लेंगे पॉलिटी का और उन पर डिस्कस करेंगे। अब हम समझते हैं भारत के राष्ट्रपति के वीटो शक्ति। राष्ट्रपति के वीटो शक्ति, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति, वीटो शक्ति। देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका के प्रधान तो है ही, साथ ही भारत के जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, उनका भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति आपको कार्यपालिका का प्रधान है, कार्यपालिका का प्रधान है। और कार्यपालिका के प्रधान होने के साथ साथ ये जो विधायिका है, विधायिका का भी एक महत्वपूर्ण अंग है भारत के राष्ट्रपति। अगर हम भारत की संसद को देखते हैं तो भारत की संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों अंगों को मिलाकर के बना हुआ है। और विधायिका के अंग होने की वजह से राष्ट्रपति जब तक किसी बिल पर अपना सहमति नहीं देता है, वो बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता है। तो कोई भी बिल संसद में डिस्कस होकर के, जब संसद में उस पर चर्चा होता है और एक सदन से पास होकर के दूसरे सदन में पहुंचता है, दूसरे सदन में उस पर बहस होता है और बहस होने के बाद अगर दूसरा सदन भी उसको पास कर देता है तो फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। अगर राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति देता है तब जाकर के ही कोई बिल एक्ट बन पाता है। इस स्थिति में अगर कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि किसी बिल पर, अगर हम बिल को देखें कि बिल अगर राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, उस बिल पर अपना सहमति दे देगा। जैसे ही राष्ट्रपति किसी बिल पर अपना सहमति देगा, वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। वो बिल क्या बन जाएगा, तब एक्ट बन जाएगा। राष्ट्रपति के पास दूसरा क्या ऑप्शन है, राष्ट्रपति के पास दूसरा ऑप्शन है कि उस पर अपना सहमति ना दे बल्कि उस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दे। पुनर्विचार के लिए भेज दे। पुनर्विचार के लिए भेजने का मतलब क्या हो गया कि रिकंसिडरेशन के लिए जो हमारे संसद के हाउस है, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है, उनके पास भेज देगा। यानी कि उसमें कुछ सुझाव देकर के भेज सकते हैं या वैसे ही भेज सकते हैं। पर इस स्थिति में क्या होता है कि अगर लोकसभा या राज्यसभा राष्ट्रपति के सुझाव को मान करके उसमें कुछ सुधार करते हैं या उस बिल को पुनः जैसे था वैसे ही पास करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति इस मामले में जब राष्ट्रपति के पास दूसरे बार आता है, अगर राष्ट्रपति के पास वो बिल दूसरे बार आता है तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है, यानी कि उस पर राष्ट्रपति को अपना सहमति देना ही होगा।
लेकिन राष्ट्रपति के पास एक और ऑप्शन होता है। तीसरा ऑप्शन में अगर देखें कि तीसरा ऑप्शन क्या होता है, राष्ट्रपति के पास एक बिल आया है, वो बिल मान के चलते हैं कि पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा के पास पहुंचा, राज्यसभा में उस बिल पर बहस हुआ और वहां से पास हो गया, और लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों उस चीज से सहमत है। अब बिल पहुंचा है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि राष्ट्रपति ना तो उस बिल पर अपना सहमति दे, ना ही उस बिल को पुनर्विचार के लिए भेजे, बल्कि लंबे समय तक अपने पास पड़े रहने दे। ऐसे स्थिति में वो बिल एक लंबे समय अवधि तक राष्ट्रपति के पास रह जाता है और वो बिल एक्ट नहीं बनता है। दरअसल वीटो की जो बात किया जाता है वो तीसरा स्थिति के लिए और कुछ कुछ दूसरे स्थिति में हमें देखने को मिलता है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। बिल कई तरह के होते हैं, एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है धन विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक में चूंकि धन विधेयक लोकसभा में ही केवल लाया जाता है और राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से लाया जाता है, तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास रोक करके रख सकता है, पर उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। इसमें इतना चीज समझिए। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति है, ये वीटो शक्ति क्या है, ये कितने तरह के होते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति के वीटो शक्ति, अगर हम राष्ट्रपति के वीटो शक्ति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह के वीटो शक्ति है। राष्ट्रपति की वीटो, सबसे पहला जो वीटो शक्ति है इसको कहा जाता है अत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो, अंग्रेजी में कहें तो एब्सोल्यूट वीटो। पहले तरह का जो वीटो होता है ये होता है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो कह ले या पूर्ण वीटो कह ले, या इसको एब्सोल्यूट वीटो भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट वीटो, वीटो का क्या मतलब हो गया कि राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि वो बिल एक्ट नहीं बने, एक तरह से राष्ट्रपति का निषेधाधिकार हो गया। राष्ट्रपति बिल पर अपना सहमति नहीं दे रहा है, बिल पर अपने सहमति देने से राष्ट्रपति मुकर रहा है। जो अत्यंतिक वीटो है ये कब दिया जाता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये 2 कंडीशन में दिया जा सकता है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि जो बिल लाया गया है संसद के सदन में, ये बिल लाया गया है किसके द्वारा, तो प्राइवेट बिल है ये बिल क्या है, प्राइवेट बिल। अब बात उठता है कि प्राइवेट बिल क्या होता है। प्राइवेट बिल का मतलब हमारे संसद में जो बिल लाया जाता है, संसद के 2 तरह के, संसद में जो सदस्य होते हैं 2 तरह के सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो संसद के सदस्य हैं, मतलब विधायिका का भी सदस्य है और सरकार के भी अंग हैं। जैसे कि अगर कोई मंत्री है तो मंत्री जो होता है वो संसद के सदस्य भी होते हैं और सरकार के सदस्य भी होते हैं, सरकार के मेंबर भी होते हैं। पर बाकी जो लोग होते हैं जो सरकार के सदस्य नहीं है, केवल और केवल संसद के सदस्य हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है प्राइवेट, निजी व्यक्ति, और इसके द्वारा जो बिल लाया जाता है प्राइवेट बिल लाया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सरकार का सदस्य नहीं है, उन्होंने लोकसभा या राज्यसभा यानी कि हमारे संसद में कोई बिल लेकर के आया है और वो बिल संसद से पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, तो राष्ट्रपति उस पर अपना अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करेगा, यानी कि उस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज देगा किसके पास, संसद के पास। ऐसे स्थिति में वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा और वो बिल वहीं समाप्त हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि संसद ने कोई बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।
राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के पहले ही क्या हो गया कि जो सरकार है, सरकार गिर चुका है, यानी कि जो मंत्री परिषद है वो मंत्री परिषद बिखर चुका है, सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में जब नए सरकार बनेंगे तो नई सरकार राष्ट्रपति को उस बिल पर अपना सहमति देने के लिए मना कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में भी वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये दोनों जो बिल आता है, पहला कंडीशन कि कोई अगर प्राइवेट बिल है तो प्राइवेट बिल पर अगर राष्ट्रपति अपना सहमति नहीं देता है तो इसको कहा जाता है कौन सा वीटो, इसको कहा जाता है अत्यंतिक वीटो, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। दूसरे तरह के जो वीटो होता है इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। ये पहले तरह के मान लीजिए, इसको मान लीजिए दूसरे तरह के वीटो। ये क्या है? निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का क्या मतलब हो गया कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल पहुंचा और राष्ट्रपति क्या किया कि उस बिल पर कुछ सुझाव दे करके या वैसे ही संसद के सदन के पास भेज दिया। ऐसे स्थिति में पहली बार में राष्ट्रपति ने क्या किया कि बिल पर अपना सहमति देने से मना कर दिया। तो इस तरह के वीटो को कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो। पहली बार में राष्ट्रपति अगर किसी बिल पर सहमति नहीं देता है तो इस तरह के वीटो को कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो। पर इसमें एक चीज ध्यान में रखिए कि जब दूसरी बार वो बिल संसद के सदन से पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो दूसरे बार में राष्ट्रपति को उस बिल पर अपना सहमति देना ही होता है। दूसरे बार में राष्ट्रपति उस बिल पर अपने सहमति देने से मना नहीं कर सकता है। यानी कि अगर पहली बार में अगर आया तो राष्ट्रपति उस पर मना कर दिया, पर अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा वो बिल आया तो दोबारा उस बिल पर राष्ट्रपति को अपना सहमति देना ही होगा। जो तीसरे तरह के वीटो होते हैं इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के मामले में, खास करके भारत के राष्ट्रपति के मामले में जो वीटो शक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का क्या मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल संसद के सदन से पास होकर के पहुंचा है। इस बिल पर राष्ट्रपति ने क्या किया, ना तो अपना सहमति दिया और न ही इस बिल को पुनर्विचार के लिए संसद के सदन के पास भेजा, बल्कि लंबे समय तक अपने पास बने रहने दिया, अपने पास ही पड़े रहने दिया। यानी कि शुरू में जो हमने बात किया उनमें से जो तीसरा कंडीशन था, राष्ट्रपति ना तो बिल पर अपना सहमति दिया, न ही उस बिल पर पुनर्विचार की बातें कह करके संसद के सदन के पास भेजा, बल्कि लंबे समय तक अगर उस बिल को अपने पास पड़े रहने देता है तो इस तरह के वीटो शक्ति को कहा जाता है कौन सा वीटो? इस वीटो शक्ति को कहा जाता है पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो क्यों आवश्यक है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे संसद जल्दीबाजी में कोई बिल लेकर के आया, कोई विधेयक लेकर के आया जो हमारे संसद के नियमों के खिलाफ है या संसद के जो प्रावधान है उन प्रावधानों से मेल नहीं खाता है। तो ऐसे स्थिति में अगर राष्ट्रपति उस बिल पर अपना सहमति नहीं देता है, उस पर अगर डिस्कस सही तरीके से होगा, चर्चा होगा, तो वो बिल जब एक्ट बनेगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। वजह इसका कि जल्दीबाजी में कोई ऐसा बिल बना दिया जाए जो हमारे संविधान के भावनाओं के विपरीत है, हमारे संविधान से मेल नहीं खाता है। तो इस वजह से सस्पेंसिव वीटो इंपॉर्टेंट है। अब बात उठता है कि आखिर राष्ट्रपति के पास ये वीटो की शक्ति कैसे आता है? तो देखिए, जो राष्ट्रपति की सहमति के बाद होता है, यानी कि कोई बिल पे राष्ट्रपति जब अपना सहमति देता है तो वो बिल जो एक्ट बनता है, इस चीज की चर्चा किया गया है आर्टिकल 111 में। आर्टिकल 111 और आर्टिकल 111 में ये कहा गया है कि कोई बिल तब जाकर के एक्ट बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति देगा। किंतु आर्टिकल 111 में इस चीज की चर्चा ही नहीं है कि राष्ट्रपति अपना सहमति कितने समय अवधि में देने के लिए बाध्य है। यानी कि आर्टिकल 111 में समय अवधि नहीं बताया गया है। इस चीज को आधार बना करके राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है और किसी भी बिल को अपने साथ लंबे समय तक, जितने समय तक चाहे,
उतने समय तक रोक करके रख सकता है। राष्ट्रपति पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है। तो ये था राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। इसमें एक चीज समझ लीजिए कि एक जो धन विधेयक है, धन विधेयक में क्या क्या हो सकता है। धन विधेयक, एक है धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। राष्ट्रपति या तो इसको अपने पास रोक करके रख सकता है जितना समय अवधि तक रख करके चाहे, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व जो मतलब राष्ट्रपति के पूर्व सलाह से ही लाया जाता है। दूसरा, एक विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई बिल आता है और उसका संबंध संविधान के संशोधन से है, तो ऐसे बिल पर राष्ट्रपति को अपना सहमति देना ही होगा। ये चीज जो हमारा संविधान का एक संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, इसके द्वारा इस चीज के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है कि अगर कोई संविधान संशोधन बिल संसद के सदन से पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो उस पर राष्ट्रपति को अपना सहमति देना ही होगा। तो हमने रिवीजन सीरीज में 2 टॉपिक डिस्कस किया। एक, हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, वो हिस्सा है पॉलिटी का, जिसमें कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट को समझा, और दूसरे हिस्से में हमने राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में समझा। धन्यवाद।